Hello students, in my last video I told you about the leukocytes WBC जो दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इस वीडियो में हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट गेन्स एंट्री इनटू द बॉडी, मेनली माइक्रोब्स एंड टू रिमूव सेल डेब्रीज। अब जो WBC हैं उनका जो मेन फंक्शन जो है वो डिफेंस है। तो अब इसके जो अलग अलग सेल्स हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म करते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, जो हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं और माइक्रोब्स उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जो डैमेज सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिन्स, जो कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज होगा तो वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिन। तो जब कीमोटैक्सिन रिलीज़ होगा तो वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो न्यूट्रोफिल्स है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये ईसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है एंड बेसोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो पास कर जाते हैं थ्रू द कैपिलरीज वॉल इन द इफेक्टेड एरिया बाय एमीबॉइड मूवमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं, वो जो है वो एस्केप नहीं कर पाते कैपिलरी वॉल को, तो जिसकी वजह से वो ब्लड में ही सर्कुलेटेड रहते हैं। सपोज़ ये आपका टिश्यू है, इधर ये आपका टिश्यू है और यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल है। तो अब इसके अंदर से जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे वो एस्केप नहीं कर पा रहे हैं टिश्यूज़ के अंदर, तो वो सर्कुलेशन में रहेंगे। तो इसकी वजह से मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। अब यहाँ पर जो है आपके न्यूट्रोफिल्स ये एस्केप कर जाते हैं, ये जो कैपिलरी वॉल है इससे एस्केप कर जाते हैं इन द टिश्यूज़। तो जब ये एस्केप कर जाएंगे टिश्यू के अंदर, जो कि अफेक्टेड एरिया है आपका, थ्रू द एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट होती है जो न्यूट्रोफिल्स जो काम करते हैं, जो मेनली जो WBC ल्यूकोसाइट्स जो काम करते हैं वो थ्रू एमीबॉइड मूवमेंट काम करते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए कि ये हैं आपके माइक्रोब्स, ये है आपका न्यूट्रोफिल्स। तो ये कैपिलरी वॉल से एस्केप करेगा थ्रू दिस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ये फैगोसाइटोसिस। तो इसमें देखिए ये आपका न्यूट्रोफिल है, ये माइक्रोब है। अब न्यूट्रोफिल इस माइक्रोब को एनगल्फ करने के लिए ये एमीबॉइड मूवमेंट करता है। एमीबॉइड मूवमेंट आपको पता है जैसे अमीबा में होती है, इसमें कोई भी उसका जो बॉडी का पार्ट है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है और वो सूडोपोडिया में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में ये माइक्रोब्स को एंगल्फ कर लेता है। तो ये आपका जो माइक्रोब था, अब ये सूडोपोडियम जनरेट हो गया है यहाँ से, और ये देखिए अब ये इसको पूरा ये माइक्रोब को ऐसे अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है। इसकी सेल पूरी जो ये सेल बॉडी है इसके अंदर अब ये माइक्रोब चला गया। अब इसको ये जो माइक्रोब है ये इसी न्यूट्रोफिल के अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये जो अब इसके अंदर जो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर लाइजोसोम्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अपने ही कंटेंट को वो डिज़ोल्व, मतलब वो अपने ही कंटेंट को डिज़ोल्व कर देते हैं। तो इसमें यही जो ग्रैनुअल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, ये देखिए ये जो ग्रैनुअल्स हैं यही जो है ये इसको पूरा का पूरा इसको डिज़ोल्व कर देंगे, जो ये माइक्रोब है। देयर ग्रैनुअल्स आर लाइजोसोम्स दैट कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट एनगल्फ मटीरियल। जो ये मटीरियल हमारे ये जो न्यूट्रोफिल ने एनगल्फ किया है ये
जो लाइजोसोम्स हैं ग्रैनुअल्स की फॉर्म में, ये ही इन्हीं के अंदर एंजाइम्स होता है। और ये एंजाइम भी मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम बनता है। उसके बाद जो सिक्रीटरी वेसिकल्स है उसके अंदर ये स्टोर होता है। और एक स्पेशल टाइप का सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइजोसोम, जो कि सुसाइडल बैग्स होते हैं। और ये अपने ही जो सेल के जो डेब्रीज होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। तो अब उसका रोल देखो यहाँ पर आया है न्यूट्रोफिल्स के अंदर कि ये जो ग्रैनुअल्स हैं, जो लाइजोसोम्स हैं, इन्हीं के अंदर जो एंजाइम्स होता है वो डाइजेस्ट करता है एनगल्फ मटेरियल को। और ये जो है न्यूट्रोफिल्स है, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, ल्यूकीमिया में, या फिर टिश्यू डैमेज में। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है इसिनोफिल्स। अब देखिए एक और फिगर दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये ल्यूकोसाइट्स है ये कैपिलरी वॉल को एस्केप कर जाते हैं थ्रू दिस सूडोपोडिया। ये जो एमीबॉइड मूवमेंट है इससे ये आपकी कैपिलरी वॉल को एस्केप करके और जो भी आपका माइक्रोब्स हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है फिगर में कि न्यूट्रोफिल्स हैं विथ ये सूडोपोडियम। और ये सब लिम्फोसाइट्स जो हैं आपके लिम्फ वेसल्स में होते हैं। और उसके बाद ये एस्केप कर जाते हैं टू द कैपिलरी वॉल। अब इसके बाद है हमारा इसिनोफिल्स। ये इसिनोफिल्स जो होते हैं ये लेस एक्टिव होते हैं देन द न्यूट्रोफिल्स, लेकिन इनका रोल भी वही होता है, डिफेंस में ही इनका रोल होता है। और इनका जो स्पेशलाइज्ड रोल होता है इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स सच एज वॉर्म विच आर टू बिग टू फैगोसाइट्स। अब जो इसमें माइक्रोब्स थे उसको तो इस जो न्यूट्रोफिल्स थे उनको जो फैगोसाइटिक मूवमेंट से उन्होंने उसको एनगल्फ कर लिया। लेकिन कुछ वॉर्म्स होते हैं विच आर टू बिग, जिनको वो फैगोसाइटोज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे ये इसिनोफिल्स हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होती है, एस्थमेटिक एयरवे एंड स्किन एलर्जी। जब स्किन में कोई एलर्जी होती है तो आप देखते होंगे कई बार आपको रैश हो जाता है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हल्के हल्के जैसे स्पॉट्स हो जाएंगे थोड़े से इरप्टेड से। तो वो क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ माइक्रोब्स एंटर हुए हैं या आपकी बॉडी किसी चीज़ के लिए एलर्जिक थी, तो वो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी में एंटर हो गया है जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करा है। तो फिर आप क्या करते हो कि मेडिसिन्स लेते हो, कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो, जिससे कि वो जो रिएक्शन है आपकी बॉडी में वो उससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिले। ऐसे ही एस्थमा में क्या होता है? कंटिन्यूसली लंग्स के अंदर सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सिक्रीशंस है वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ये भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है बॉडी का कि आपको कुछ ऐसी चीज़ आपकी एयरवे में चली गई है जिसके लिए आप एलर्जिक थे और वो आपकी बॉडी में एंटर हो चुकी है, तो जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने अब एक इम्यून रिस्पॉन्स शो किया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेसोफिल्स भी हैं जो वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिलीज़ होता है। जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये बेसोफिल्स रिलीज़ होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स। अगेन इनके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? हेपरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, हिस्टामिन जो कि एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। नेक्स्ट आपने एक और टर्म सुनी होगी, मास्ट सेल, जिनका भी रोल एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में होता है। दीज आर द सेल्स विच आर वेरी सिमिलर टू द बेसोफिल्स और इनको हम कहते हैं मास्ट सेल्स। ये जो मास्ट सेल होते हैं रिलीज सेल ग्रैनुअल कंटेंट्स विद इन द सेकेंड्स ऑफ बाइंडिंग एन एलर्जेंट विच अकाउंट्स फॉर रैपिड ऑनसेट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलन इन हे फीवर। जैसे कि ये भी सिमिलर है, जैसे ही एलर्जेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जो मास्ट सेल्स है विद इन द सेकेंड्स ऑफ एंटरिंग ऑफ दैट एलर्जेंट उस पर बाइंड कर जाते हैं और दे रिलीज़ देयर ग्रैनुलर कंटेंट्स। तो इससे भी एक एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई बार पॉलन ग्रेन्स, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं टू द पॉलन ग्रेन्स। तो जब भी पॉलन्स का सीज़न आता है, ये जो सितंबर अक्टूबर का जो सीज़न होता है, जब वेदर चेंज होता है तो इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा वो एस्थमेटिक जो
उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि ये जो पॉलन है ये एक्ट करते हैं एज अ एलर्जेंट। तो एलर्जेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ के लिए एलर्जिक हो सकता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जब भी अगर किसी को किसी चीज़ की एलर्जी है और जब भी वो एलर्जेंट उसकी बॉडी में आएगा तो ये एलर्जिक रिएक्शन होगा। लिम्फोसाइट्स में जैसे कि मेन आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। अगेन ये भी तभी एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी में जब कोई एलर्जेंट आपकी बॉडी में करता है।